दोस्तों, एक बात सोचिए। एक एक्सपोर्टर है लुधियाना का, नाम है हरप्रीत सिंह। उनका निटवेयर बिजनेस है। उन्होंने अपने जर्मनी के बायर को 500 पीसेस स्वेटर्स भेजे। क्वालिटी एकदम सही थी, प्राइस नेगोशिएट हो गया था, शिपमेंट भी टाइम पे हो गई। लेकिन पेमेंट 3 महीने तक नहीं आई, और जब आया तो सिर्फ आधा अमाउंट आया। क्यों? क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स में गलतियां थीं। यही होती है एक्सपोर्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम। प्रोडक्ट सही होता है, बायर सही होता है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन गलत होती है, और एक गलत डॉक्यूमेंट पूरी मेहनत बर्बाद कर देता है। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी टॉप 10 एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन मिस्टेक्स, जिन्हें इंडियन एमएसएमई एक्सपोर्टर्स बार बार करते हैं, और मैं आपको रियल एग्जाम्पल्स दूंगी ताकि आप समझ सको कि एग्जैक्टली क्या होता है जब ये गलतियां होती हैं। चलिए शुरू करते हैं। गलती नंबर 1, कमर्शियल इनवॉइस में गलत या इनकम्प्लीट जानकारी। कमर्शियल इनवॉइस आपका सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये बायर्स को, कस्टम्स को और बैंक को बताता है कि आपने एग्जैक्टली क्या भेजा, कितनी क्वांटिटी में और कितने प्राइस पे। लेकिन बहुत सारे एक्सपोर्टर्स इस डॉक्यूमेंट में बेसिक गलतियां करते हैं। एक रियल एग्जाम्पल लेते हैं। सूरत की एक टेक्सटाइल कंपनी थी जो दुबई के बायर को सिल्क फैब्रिक एक्सपोर्ट कर रही थी। उनका लेटर ऑफ क्रेडिट यानी एलसी में लिखा था प्योर सिल्क फैब्रिक 90 GSM, लेकिन उनके कमर्शियल इनवॉइस में लिखा था सिर्फ सिल्क फैब्रिक। बायर के बैंक ने पेमेंट प्रोसेस नहीं किया क्योंकि इनवॉइस में डिस्क्रिप्शन एलसी से एग्जैक्टली मैच नहीं कर रही थी। कंपनी को डॉक्यूमेंट री इशू करने में 25 दिन लग गई, और इस 25 दिन से पेमेंट डिले हो गई, और जब तक एलसी भी एक्सपायर हो गई। इनवॉइस में हमेशा ये चीजें सही होनी चाहिए। बायर का पूरा नाम और एड्रेस जो एलसी से वर्ड टू वर्ड मैच करे, प्रोडक्ट की डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन एज पर एलसी, एचएस कोड, यूनिट प्राइस, टोटल वैल्यू, करेंसी और शिपमेंट टर्म्स यानी इनको टर्म्स। एक भी चीज मिसमैच, बैंक रिजेक्ट कर देगा। गलती नंबर 2, गलत एचएस कोड यूज करना। एचएस कोड यानी हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड, ये एक 8 डिजिट का नंबर होता है जो बताता है कि आपका प्रोडक्ट एग्जैक्टली कौन सी कैटेगरी में आता है। हर प्रोडक्ट का एक यूनिक एचएस कोड होता है, और ये कोड कस्टम्स ड्यूटी डिटरमिन करता है, इंडिया में भी और इंपोर्टिंग कंट्री में भी। अब एक एग्जाम्पल लो। राजकोट का एक इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्टर था। वो स्टेनलेस स्टील फिटिंग्स एक्सपोर्ट कर रहा था यूएसए को। उन्होंने गलती से एचएस कोड 7307.19 की जगह 7307.29 डाल दिया। ये सेम कैटेगरी थी, लेकिन सब कैटेगरी गलत थी। यूएसए कस्टम्स ने शिपमेंट होल्ड कर लिया। 7307.29 पे यूएसए का एंटी डंपिंग ड्यूटी ज्यादा था। बायर को अनएक्सपेक्टेड ड्यूटी पे करनी पड़ी। बायर नाराज हुआ, अगले ऑर्डर्स भी कैंसिल कर दिए। एचएस कोड गलत होने से कस्टम्स ड्यूटी मिसमैच होती है, शिपमेंट होल्ड होती है, और कुछ केसेस में तो स्मगलिंग का सस्पिशन भी रेज होता है। इसलिए हमेशा आइसगेट वेबसाइट या डीजीएफटी की टैरिफ शेड्यूल से वेरीफाई करो अपना एचएस कोड एक्सपोर्ट करने से पहले। गलती नंबर 3, बिल ऑफ लेडिंग में मिसमैच। बिल ऑफ लेडिंग या बीएल ये शिपिंग कंपनी द्वारा इशू होता है। ये प्रूव करता है कि आपका माल एक्चुअली शिप हो गया। बायर बैंक से पेमेंट लेने के लिए यही डॉक्यूमेंट यूज करता है, और इंपोर्टिंग कंट्री में गुड्स रिलीज करने के लिए भी यही चाहिए। प्रॉब्लम कब आती है? जब बिल ऑफ लेडिंग में कोई भी डिटेल, कंसाइनी का नाम, क्वांटिटी, पोर्ट ऑफ लोडिंग या डिस्क्रिप्शन कमर्शियल इनवॉइस या एलसी से मैच नहीं करती। कोची की एक सी फूड एक्सपोर्ट कंपनी का एग्जाम्पल लो। उन्होंने फ्रोजन श्रिम्प जापान को भेजा। एलसी में क्वांटिटी थी 5000 kg नेट वेट, लेकिन बिल ऑफ लेडिंग में शिपिंग कंपनी ने गलती से 5000 kg ग्रॉस वेट लिख दिया। नेट वेट और ग्रॉस वेट सेम नहीं होते। पैकेजिंग की वजह से ग्रॉस वेट थोड़ा ज्यादा होता है। जापान कस्टम्स ने शिपमेंट होल्ड कर लिया। कंपनी को जापान में एक लोकल एजेंट हायर करना पड़ा जो ये क्लैरिफाई करता कि नेट वेट 5000 kg ही है। इसमें 3 हफ्ते लगे और एक्स्ट्रा कॉस्ट भी आई, और डिमॉरेज कॉस्ट भी, प्लस फ्रोजन गुड्स में डिले मतलब स्टोरेज कॉस्ट भी ऐड हो गई। डिमॉरेज कॉस्ट वो पेनल्टी होती है जो आपको तब देनी पड़ती है जब आप शिपिंग कंपनी के कंटेनर को तय समय से ज्यादा देर तक अपने पास रखते हो। बिल ऑफ लीडिंग इशू होने के बाद उसे केयरफुली क्रॉस चेक करो, इनवॉइस से, पैकिंग लिस्ट से और एलसी से। कोई भी मिसमैच तुरंत शिपिंग कंपनी को इन्फॉर्म करो और करेक्शन करवाओ।
गलती नंबर 4, लेटर ऑफ क्रेडिट की टर्म्स को फॉलो ना करना। लेटर ऑफ क्रेडिट यानी एलसी एक बैंक की गारंटी होती है कि अगर आप एग्जैक्टली एलसी में लिखी सारी कंडीशंस फुलफिल करो तो पेमेंट पक्का मिलेगा। लेकिन ये एग्जैक्टली वाली कंडीशन बहुत स्ट्रिक्ट होती है। मुरादाबाद के एक हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर का एग्जाम्पल ही ले लो। उन्होंने ब्रास आर्टिफैक्ट्स यूएसए भेजे। एलसी में लिखा था कि डॉक्यूमेंट्स 15 दिन के अंदर बैंक को प्रेजेंट करने हैं शिपमेंट डेट के बाद। एक्सपोर्टर को लगा कि 20 दिन में कोई बात नहीं। उन्होंने 20 दिन के बाद डॉक्यूमेंट्स बैंक को सबमिट किए। बैंक ने रिजेक्ट कर दिया। रीजन, प्रेजेंटेशन पीरियड एक्सपायर हो गया था। एलसी की टर्म्स अंडर यूसीसीपी 600 जो बैंक्स इंटरनेशनली फॉलो करते हैं में ये क्रिस्टल क्लियर है कि अगर डॉक्यूमेंट्स लेट आते हैं तो बैंक रिजेक्ट करने का पूरा हक रखता है। एक्सपोर्टर को बायर से स्पेशल रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि वो एलसी अमेंड करवा दें, जिसमें एडिशनल चार्जेस लगे और 10 दिन और वेस्ट हुए। एलसी को पढ़ना सीखिए, हर कंडीशन नोट करो, डॉक्यूमेंट सबमिशन की लास्ट डेट मार्क करो और डॉक्यूमेंट्स हमेशा टाइम से पहले बैंक को दो। आप हमारी सेपरेट वीडियो ऑन 10 कॉमन मिस्टेक्स इन एलसी का वीडियो देखना ना भूलें। गलती नंबर 5, पैकिंग लिस्ट और इनवॉइस का मिसमैच। पैकिंग लिस्ट एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है जो बताता है कि कौन से कार्टन में क्या है, कितनी क्वांटिटी है और हर बॉक्स का वेट और डायमेंशंस क्या हैं। ये कस्टम्स ऑफिशियल्स यूज करते हैं एक्चुअल वेरिफिकेशन के लिए। तिरुपुर की एक गारमेंट्स कंपनी का केस लो। उन्होंने 1000 पीसेस टी शर्ट्स बांग्लादेश को भेजे। इनवॉइस में लिखा था 1000 पीसेस, लेकिन पैकिंग में 50 बॉक्सेस थे और हर बॉक्स में 21 पीसेस थे, मतलब टोटल 1050 पीसेस। पैकिंग लिस्ट में ये 1050 फिगर आई। बांग्लादेश कस्टम्स ने कहा कि इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट मैच नहीं करते। अंडर वैल्यूएशन का सस्पिशन रेज हुआ। शिपमेंट 2 हफ्तों तक होल्ड हुआ। इन्वेस्टिगेशन हुई, तब जाके गुड्स रिलीज हुए। पैकिंग लिस्ट बनाते टाइम इनवॉइस के साथ दोनों को चेक करो। क्वांटिटी, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और एचएस कोड तीनों मैच होने चाहिए। गलती नंबर 6, गलत इनको टर्म्स का यूज करना। इनको टर्म्स यानी इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स ये डिफाइन करते हैं कि डिलीवरी का रिस्क और कॉस्ट कहां तक सेलर का है और कहां से बायर का। CIF मतलब कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट। सेलर डेस्टिनेशन पोर्ट तक कॉस्ट, फ्रेट और इंश्योरेंस कवर करता है। FOB मतलब फ्री ऑन बोर्ड। सेलर इंडियन पोर्ट तक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उसके बाद बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। EWM मतलब एक्स वर्क्स, बायर अपने आप फैक्ट्री से माल उठाता है। आगरा के एक लेदर गुड्स एक्सपोर्टर ने US बायर के साथ डील की। LC में टर्म्स लिखा था FOB मुंबई, लेकिन एक्सपोर्टर ने इनवॉइस में लिख दिया CIF न्यूयॉर्क। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि बायर की कन्वीनियंस के लिए सब कवर कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि LC के टर्म से डिविएशन हो गया। बैंक ने डिस्क्रिपेंसी रेज की। बायर के बैंक ने पेमेंट होल्ड किया। फिर जब बायर ने डिस्क्रिपेंसी 1 मंथ बाद एक्सेप्ट की, तब पेमेंट हो पाई। इनको टर्म्स को सिर्फ टर्म्स में नहीं, प्रैक्टिकली समझो और जो बायर ने LC में लिखा है वही यूज करो, न ज्यादा न कम। हम एक सेपरेट वीडियो इनको टर्म पर भी बनाएंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। गलती नंबर 7, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मिस करना या गलत बनाना। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन यानी COE ये प्रूव करता है कि आपका प्रोडक्ट इंडिया में बना है। ये डॉक्यूमेंट इंपोर्टिंग कंट्री को डिसाइड करने में हेल्प करता है कि आपके प्रोडक्ट पे कौन सी ड्यूटी रेट लगेगी। इंडिया के कई FTAs हैं, जैसे ACEN के साथ, UAE के साथ या ऑस्ट्रेलिया के साथ। अगर COE सही नहीं होगा तो बायर को प्रेफरेंशियल ड्यूटी रेट नहीं मिलेगा। एक एग्जाम्पल लो, दिल्ली की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने UAE को मेडिसिन एक्सपोर्ट की। इंडिया UAE CEPA अग्रीमेंट के अंडर UAE में इंडियन मेडिसिन पे रिड्यूस ड्यूटी लगती है, लेकिन सिर्फ तभी जब प्रॉपर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन DGFT से इशू हुआ हो। कंपनी ने COE तो बनाया, लेकिन फॉर्म गलत फिल किया। प्रोडक्ट का HS कोड और डिस्क्रिप्शन COE में अलग था। UAE कस्टम्स ने प्रेफरेंशियल ड्यूटी नहीं दिया। बायर को स्टैंडर्ड ड्यूटी पे करनी पड़ी, जो 5% ज्यादा थी। $500,000 की शिपमेंट पे ये बड़ा फर्क था। बायर ने अगले ऑर्डर पे COE प्रॉपर्ली वेरीफाई करने की कंडीशन लगाई और एडिशनल डिस्काउंट भी देना पड़ा। COE हमेशा DGFT ऑथराइज्ड एजेंसी या चेंबर ऑफ कॉमर्स से इशू करवाओ और इस पे लिखा हर डिटेल, HS कोड, डिस्क्रिप्शन, ओरिजिन क्राइटेरिया, इनवॉइस से मैच करो। गलती नंबर 8, शिपिंग मार्क्स और लेबलिंग में गलती।
शिपिंग मार्क्स वो आइडेंटिफिकेशन होती है जो हर कार्टन पे लिखी होती है, जैसे बायर का नाम, ऑर्डर नंबर, डेस्टिनेशन, नेट वेट, ग्रॉस वेट और कार्टन नंबर। ये डॉक्यूमेंट्स में भी सेम होने चाहिए। जयपुर की एक जेमस्टोन एक्सपोर्ट कंपनी ने सिंगापुर के बायर को प्रेशियस स्टोन्स भेजे। डॉक्यूमेंट्स में शिपिंग मार्क्स लिखे थे ABC ट्रेडर्स SIN 2024-007 कार्टन 1 of 10, लेकिन एक्चुअल कार्टन्स पे पैकिंग टीम ने ABC ट्रेडिंग SIN 07 बॉक्स 1/10 लिख दिया। सिंगापुर कस्टम्स के लिए ये डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन थी। कस्टम्स ऑफिसर को मैन्युअली वेरीफाई करना पड़ा कि ये सेम शिपमेंट है। इंस्पेक्शन में डिले हुआ, बायर को अपना माल लेट मिला और एक हाई वैल्यू इवेंट के लिए जेमस्टोन्स टाइमली नहीं पहुंचे। लेबलिंग एक छोटी चीज लगती है, लेकिन कस्टम्स क्लियरेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। शिपमेंट से पहले वेयरहाउस में पर्सनली चेक करो कि हर कार्टन पे सही मार्क्स है या नहीं। गलती नंबर 9, डॉक्यूमेंट्स बनाने में देरी, लेट सबमिशन। एक्सपोर्ट में सिर्फ शिपमेंट टाइम पे करना जरूरी नहीं। गलती नंबर 9, डॉक्यूमेंट्स बनाने में देरी, लेट सबमिशन। एक्सपोर्ट में सिर्फ शिपमेंट टाइम पे करना ज़रूरी नहीं, डॉक्यूमेंट्स भी टाइम पे बनने और सबमिट होने चाहिए, स्पेशली जब LC इन्वॉल्व हो। कोयम्बतूर का एक कॉटन यार्न एक्सपोर्टर था। उन्होंने इटली को शिपमेंट की। शिपमेंट डेट थी 10 फरवरी। LC प्रेजेंटेशन पीरियड था 21 डेज, मतलब 3 मार्च तक डॉक्यूमेंट्स बैंक को देने थे। एक्सपोर्टर बिजी था और डॉक्यूमेंट्स बनाने में लापरवाही हुई। 5 मार्च को डॉक्यूमेंट्स तैयार हुए और 3 मार्च LC की डेडलाइन मिस हो गई। लेट प्रेजेंटेशन की डिस्क्रिपेंसी या गलती की वजह से पेमेंट डिले हो गई। डॉक्यूमेंट्स का एक क्लियर टाइमलाइन बनाओ। शिपिंग होने के नेक्स्ट डे से ही डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस स्टार्ट करो। 21 डेज पीरियड है तो टारगेट रखो 10 दिन में बैंक को देना। गलती नंबर 10, बैंक डॉक्यूमेंटेशन में गलत या इनकम्प्लीट सबमिशन। जब आप LC के अंडर पेमेंट कलेक्ट करने के लिए बैंक के पास जाते हो तो एक स्पेसिफिक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे LC में मेंशन किया गया है। कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मत दो, कोई डॉक्यूमेंट मत छोड़ो और कोई डॉक्यूमेंट गलत फॉर्मेट में मत दो। कानपुर के एक लेदर एक्सपोर्टर ने यूरोप को जैकेट्स भेजे। LC में मेंशन था कि बेनिफिशियरी सर्टिफिकेट भी सबमिट करना है, जिसमें एक्सपोर्टर को सर्टिफाई करना था कि गुड्स LC के स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग पैक्ड हैं। एक्सपोर्टर ने ये डॉक्यूमेंट बनाया, लेकिन बेनिफिशियरी सर्टिफिकेट में कुछ सर्टिफाई ही नहीं किया। यूरोपियन बायर का बैंक, जो LC इशुइंग बैंक था, उसने डिस्क्रिपेंसी रेज की। बायर ने डिस्क्रिपेंसी वेवर के बदले में 2% डिस्काउंट मांगा पेमेंट में। $200,000 की डील पे $4,000 का नुकसान सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की वजह से। जब भी LC मिली, एक चेकलिस्ट बनाओ। LC में लिस्टेड हर डॉक्यूमेंट, उसका एग्जैक्ट नाम, एग्जैक्ट फॉर्मेट और एग्जैक्ट लैंग्वेज सब नोट करो और बैंक को सबमिट करने से पहले एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन से रिव्यू करवाओ। हो सके तो अपने डॉक्यूमेंट्स सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट स्पेशलिस्ट CDCS से चेक कराओ, जिससे डॉक्यूमेंट्स में गलतियां ना आए। अपने किसी एम्प्लॉय को CDCS कोर्स कराओ या CDCS को हायर करो। CDCS के बारे में ज़्यादा जानने के लिए हमारी वीडियोस देखें। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी सारी गलतियां हैं, कैसे मैनेज करें? इसका आंसर सिंपल है। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एक स्किल है और जैसे हर स्किल सीखी जाती है, ये भी सीखी जाती है। पहली बात, हमेशा एक डॉक्यूमेंटेशन चेकलिस्ट बनाओ हर शिपमेंट के लिए। हर डॉक्यूमेंट का नाम, उसकी डेडलाइन और उसकी रिक्वायरमेंट्स लिख कर रखो। दूसरी बात, जब LC आए उसे 2-3 टाइम्स केयरफुली पढ़ो। LC की हर कंडीशन नोट करो। अगर कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो सकती तो शिपमेंट से पहले बायर से LC अमेंड करवाओ। अमेंडमेंट बाद में मुश्किल होता है। तीसरी बात, फ्रेट फॉरवर्डर और CHA कस्टम हाउस एजेंट से क्लोजली काम करो। ये लोग एक्सपीरियंस्ड होते हैं और बेसिक मिस्टेक्स रोकने में हेल्प करते हैं। और चौथी बात, अपने बैंक के ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर से रिलेशनशिप बनाओ। वो आपको पहले से गाइड कर सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट होंगे या नहीं। याद रखो, एक्सपोर्ट में एक रूल है जो कभी नहीं बदलता, सही प्रोडक्ट, सही डॉक्यूमेंटेशन, सही टाइम पे। इसी कॉम्बिनेशन का नाम है सक्सेसफुल एक्सपोर्ट बिजनेस। दोस्तों, अगर आप एक्सपोर्ट में प्रॉपर्ली सीखना चाहते हो, डॉक्यूमेंटेशन से लेके पेमेंट कलेक्शन तक, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक जरूर देखो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ।